अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और मैंने टाइम लिया इस वीडियो के लिए। मैंने इमीडिएटली नहीं किया क्योंकि बड़ा कॉम्प्लेक्स वीडियो था, उसकी बड़ी डिटेल्स चाहिए थी मुझे और मुझे होमवर्क करना था। ये जो K2 का बोइंग 737-300 या 400 ये जो क्रैश हुआ अरेबियन सी में और एक खौफनाक ट्रेजेडी हो गई कि 5 अफराद उसमें बेचारे अपनी जान से हाथ धो बैठे और पाकिस्तान का एक कार्गो प्लेन जो है वो तबाह हो गया वहाँ पे। तो हुआ क्या? अब इसमें कई थ्योरीज़ आ रही हैं और इसमें एक जो पॉपुलर थ्योरी है जो इंटरनेट पे मैं देख रहा हूँ वो जो चल रही है वो ये है कि जी कार्गो प्लेन था और कार्गो प्लेन में अगर आपने सामान सही तरह ना बंद किया हो या ओवरलोडेड हो, तो उसका कोई क्लैंप खुल जाता है, बकल खुल जाता है, वो सामान इधर-उधर होता है तो प्लेन ऊपर-नीचे चला जाता है और उससे अपना जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। हो सकता है, हू नोज़? लेकिन ये पढ़ी-लिखी थ्योरी नहीं है। ये तो थ्योरी उस वक़्त एस्टेब्लिश हो सकती है जब इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं, वो प्रॉपर उसकी बॉडी को एग्ज़ामिन करके फिर वो जो डिफरेंट चीज़ें बताएँगे, उनमें से एक ये भी हो सकती है। लेकिन कुछ चीज़ें जो अब समझ आ गई हैं हमें और जो मैंने डेढ़ दिन इसके ऊपर तहकीक की, मुख्तलिफ पायलट से बात की, इंजीनियर से बात की और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बोइंग वालों से भी मेरी बात हो जाए आज। तो उससे अभी तक जो मेरे सामने डेटा आया है, वो बड़ा ही परेशान-कुन डेटा है। और वो डेटा ये कहता है कि इसमें सिविल एविएशन अथॉरिटी का बहुत कसूर है और इसमें पायलट्स की ट्रेनिंग का बड़ा फुकदान है और पायलट भी एक नालायक था। एक, दूसरा नहीं। और दोनों पायलट्स की आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी और उसका रिज़ल्ट जो हुआ वो जानलेवा हुआ। अब हुआ क्या? वो आपको बताना ज़रूरी है और इसमें सिविल एविएशन का क्या ज़िम्मा आ गया, पायलट का क्या ज़िम्मा आ गया और ये सब कुछ कैसे हो गया? पहले आपको बताऊँ ये जो 737 था K2 एविएशन का जो कार्गो के लिए उड़ा रहे थे, ये सबसे पहले खरीदा था रशिया ने एयरोफ्लॉट में जो रशियन एयरलाइन है, उसके अंदर ये फ्लाई होता रहा, बहुत साल फ्लाई होता रहा। फिर उसके बाद जब ये पुराना हो गया, तो उन्होंने इसको बेच दिया और आगे मुख्तलिफ हाथों में होते हुए इवेंचुअली ये K2 के पास पहुँचा। अब जब ये K2 के पास आया, तब से इस जहाज़ के अंदर सीरियस इश्यूज़ थे और वो रिपोर्ट हुए हुए हैं। देखिए, जहाज़ जो भी होता है ना, उसकी हर चीज़ रिपोर्ट होती है। यानी मैंने अगर अपने जहाज़ में कोई अ, सीट का कवर मैं बदलूँ, इतनी इनसिग्निफिकेंट सी बात है, अगर मैं उसका सीट का कवर बदलता हूँ, तो मुझे वो उसकी रिपोर्ट होगी, वो सिविल एविएशन अथॉरिटी आएगी और वो उसको एंडोर्स करेगी कि ये हुआ है और ये सही है और ये स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक है। क्योंकि आप किसी भी कपड़े को सीट कवर नहीं बना सकते हैं। वो बड़े उसकी बड़ी क्वालिफ़िकेशंस है बट दैट इज़ फॉर अनदर टाइम अनदर डिबेट। मैं आपको बताऊँ कि ये जो 737 300, 400, 500s है ना, इनको कहते हैं क्लासिक बोइंग और ये सेकंड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है दुनिया में बिकने वाला आफ्टर एयरबस 320। एयरबस 320 अब पिछले 2-3 साल के अंदर दैट हैज़ बिकम द लार्जेस्ट सेलिंग प्लेन एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन 737 उससे पहले नंबर 1 पोज़ीशन पे रहा है। जो बाद की सीरीज़ है इनकी 600, 700, 800 उसमें इश्यूज़ आई हैं बोइंग को। उसको कहते हैं एनजी। एनजी का मतलब है न्यू जनरेशन। यानी न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट जो 737 के आए, उनके अंदर इश्यूज़ थे। आपको पता है कि मैक्स 737 भी 2 क्रैश हो गए। उन्होंने ऑटो पायलट ने ओवरटेक कर लिया पायलट से कंट्रोल को और वो आउट ऑफ लेकिन इनमें नहीं है वो प्रॉब्लम्स। तो इनमें व्हाट हैपेंड? अब ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि हुआ क्या, लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक आप समझिए एविएशन के अंदर एक बेसिक सा सबक देना पड़ेगा क्योंकि अगर आप ये समझ लेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो फिर क्रैश पूरा आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैं वैसे ही किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ना पायलट के ऊपर और ना सिविल एविएशन के ऊपर। मेरे 1, 2, 3 रीज़न्स हैं, जिनकी वजह से मैं ये कर रहा हूँ और ये आप समझें एक इन्वेस्टिगेटिव शो है, तो मैं विक्टिम फैमिलीज़ का ख़्याल करते हुए मैं ऐसा शो नहीं करना चाहता कि जिससे उनको अगर वो देखते हैं तो उनको मज़ीद तकलीफ़ हो। बहरहाल, अब मैंने इतने नोट्स बनाए हुए हैं ये और मुझे उनको देखना पड़ रहा है आपके लिए देखिए जो पायलट के मुख्तलिफ़ नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिनसे वो नेविगेट करता है जहाज़ को वो अपने कंट्रोल में लाता है, जिनमें एक है आईआरएस।
और एक है IRU। ये जो IRS है इसको कहते हैं इनिशियल रेफरेंस सिस्टम, और जो IRU है वो है इनिशियल रेफरेंस यूनिट। और ये दोनों जो है ना बेसिकली ये वो जायरोस की तरह ना ये घूमते हैं, एक वर्टिकल घूमता है, एक परपेंडिकुलर घूमता है, और ये क्या कहते हैं कि लट्टू की तरह घूम रहे होते हैं ना यूं करके, तेज 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 तेज। जब आप एक एयरक्राफ्ट को स्टार्ट करते हैं, अभी हवा में नहीं है, उड़ नहीं रहा, जब आप उस एयरक्राफ्ट को स्टार्ट करते हैं तो आप एक पोजीशन फीड करते हैं अपने स्क्रैच पैड के ऊपर, ये पायलट का होता है। और वो पोजीशन क्या है, वो FMC के उसको कहते हैं। यानी एग्जांपल ये है कि आप लाहौर में खड़े हैं, लाहौर से आपने शारजा जाना है, तो आप जिस जगह पे खड़े हैं, जिस गेट के ऊपर खड़े हैं, लेट्स से 28 नंबर पे हैं, 22 नंबर पे हैं, मैं एक मफरूज़े के तौर पे दे रहा हूँ, या रनवे के ऊपर है या टारमैक पे है, व्हाटएवर, आप वो पोजीशन उसमें फीड करते हैं कि जी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और वो जो IRS सिस्टम है ना, वो वहाँ से उन कोऑर्डिनेट्स को लेता है और वो उसको आगे रजिस्टर करता है अपने अंदर, और अब आपका वो एक गाइडिंग पाथ हो जाता है। अब IRS जो है वो फिर FMCK को वो उसको क्या कहते हैं, उसको पोजीशन करता है, और वो उससे ऑब्टेन करता है लॉन्गिट्यूड भी और लैटिट्यूड भी। ये सारी बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, इट्स नॉट ईज़ी टू फ्लाई अ प्लेन, ये कोई ट्रैक्टर चलाने की बात नहीं हो रही। बहरहाल उसके बाद वो जब एयरबॉर्न हो जाता है, अब मैं आपको आगे छोटी-छोटी बातें बता रहा हूँ, मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि अगर आपका ताल्लुक एविएशन से नहीं है तो आप उसमें कन्फ्यूज़ ज़्यादा होंगे और आपको असल बात से आप हट जाएँगे। अम, अब जब प्लेन ऊपर जा रहा होता है तो IRS जो है पीछे से उसको कॉन्स्टेंटली अपडेट कर रहा होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन को, उसकी हर चीज़ को। अम, ये जो है ना ये पर्टिकुलर जहाज़ जो था, जो K2 के पास था, इसमें कई साल से IRS के मसले चल रहे थे। अब ये खात इम्पोर्टेंट बात है, कई साल से, वो 2 महीने से नहीं, 4 महीने से नहीं, और वो रिपोर्टेड है। यानी जब लॉग बुक्स में चीज़ें आती हैं, तो वो रिपोर्ट होती हैं। आपने देखा कि शारजा एयरपोर्ट पे भी जो खड़ा था, वो 10 दिन से खड़ा था, और उसके कुछ कंपोनेंट्स आए थे अमेरिका से, और उसके बाद उसपे फिट हुए थे, और उसके बाद उस जहाज़ को उड़ने दिया गया था। यानी ये नहीं है कि वो कल शारजा एयरपोर्ट पहुँचा और आज उसके साथ ये हो गया। वो 10 दिन से वहाँ खड़ा था। अब जो 5 लोग उस जहाज़ के अंदर सवार थे, 2 तो उनमें पायलट्स थे। एक कैप्टन था, एक को-पायलट था। 2 उसमें फ्लाइट इंजीनियर थे। 2 उसके इंजीनियर्स थे उस जहाज़ के, जिन्होंने उसको वहाँ उस दिन शारजाह के अंदर उसके IRS के ऊपर काम भी किया था। और एक जो था वो लोड मैनेजर था। कार्गो प्लेन है ना, वो लोड करेगा, जो सामान ढोएगा उसके अंदर, ये वो उसको वे करना, जो भी उसके तरीक़ाकार होता है, वो एक स्पेशलिस्ट जॉब है। यानी मैं तो नहीं कर सकता। तो ये सारे उसमें होते हैं। अब क्या है कि पायलट्स ने उस जहाज़ को इंस्पेक्ट किया। देखिए इस जहाज़ में ना 2 IRS होते हैं, एक नहीं होता। तो इसको जब इंस्पेक्ट किया तो एक IRS खराब निकला, एक IRS टोटल खराब निकला। ये लॉग्ड है, ये रजिस्टर्ड है, ये लिखा हुआ है, और दूसरा जो है वो उसका फंक्शन कर रहा था जिसके ऊपर उन्होंने काम किया था। अब मुझे नहीं पता इसको सिविल एविएशन ने क्यों क्लियरेंस दे दी। अब मुझे नहीं पता सिविल एविएशन UAE ने इसकी क्लियरेंस दी है कि सिविल एविएशन पाकिस्तान ने कहा कि आने दो इसको यहाँ पे। ये तो कोई अब CA का बंदा बता सकता है कि उसकी क्लियरेंस किसने दी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि 2 लिस्टें बनती हैं, एक MMEL होती है और एक MEL होती है। एक सिविल एविएशन वाले बनाते हैं, और वो होती है कि मिनिमम मेंटेनेंस इक्विपमेंट लिस्ट, और एक जहाज़ वाले बनाते हैं या एयरलाइन वाले बनाते हैं जिसे कहते हैं मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट। अब उस मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट में ये होता है कि कौन-कौन सी चीज़ें इस जहाज़ की फंक्शन नहीं कर रही हैं, कौन-कौन सी चीज़ें इसकी सही नहीं है, और उसके ऊपर वो जहाज़ फ्लाई कर सकता है। MEL के ऊपर फ्लाई करने के 2 तरीक़ाकार हैं। एक तो ये है कि MEL जो है वो डेस्टिनेशन से होम एयरपोर्ट तक आ सकता है, जो कि ये आ रहा था, कराची आ रहा था। दूसरा ये है कि वो उसको नाइट फ्लाइंग की इजाज़त नहीं है।
स्पेशली अगर उसकी नेविगेशन के सिस्टम्स में इशू हो, तो वो सुबह के टाइम पे फ्लाई करेगा, क्लियर वेदर में फ्लाई करेगा, जिसमें वेदर खराब ना हो, जैसे ये मानसून्स हैं और क्लाउड्स में आप फँस जाएँ। ये क्योंकि वो उसको कहते हैं वीओआर कहते हैं, विज़ुअल जो है आप फ्लाई करें, क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो किसी वक़्त भी किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं, जैसा कि इस जहाज़ के अंदर हुआ। तो सिविल एविएशन अथॉरिटी के लिए बड़ा ही अजीब बात है कि उन्होंने उसको रात के टाइम पे ऐसी जगह फ्लाई करने को दे दी जहाँ पे लैंडमार्क्स ही नहीं थे, यानी अरेबियन सी के अंदर। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपके लाहौर नहर के ऊपर मैं जा रहा हूँ, मुझे पूरी बत्तियाँ नज़र आ रही हैं, सड़कों की बत्तियाँ नज़र आ रही हैं, आई कैन मेक आउट कि ये नहर है, नहर है, नहर है, और मैं उसके नैरो नहर जा रहा हूँ, नहीं, आप अरेबियन सी के ऊपर आ रहे हैं और पिच डार्क है, और जब आप डिसोरिएंट होंगे, तो आप होराइज़न ही लूज़ कर देते हैं, एंड दैट इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट हैपेंड ओवर हियर। अब जब ये इसने जो पूछा बाद में जाके कराची एयर ट्रैफिक से, जो उसने पूछा कि मुझे नेविगेशन मुझे हेडिंग बताएँ मेरी, और मुझे बताएँ कि मैं किस डायरेक्शन में आ रहा हूँ, तो फिर उन्होंने इसको बताया। यानी ही हैड लॉस्ट हिज़ ओरिएंटेशन एट दैट टाइम, ही हैड लॉस्ट हिज़ इंस्ट्रूमेंट्स एट दैट टाइम। अब हो क्या रहा था? अब उस स्टोरी पे आगे चलते हैं। इंजीनियर्स ने इसको क्लीयरेंस दे दी, उनका सीएफ कैरी फॉरवर्ड, चलें जी आगे चल के करेंगे। सिविल एविएशन ने इसको क्लीयरेंस दे दी। अब ये जहाज़ टेक ऑफ हुआ। यानी जैसे कि टेक ऑफ हुआ, उस वक़्त भी इसका एक आईआरएस खराब था, वो लॉक्ड है। यानी मैं अपनी तरफ से आपको नहीं बता रहा, और वो यानी एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने की कंडीशंस होती हैं एमईएल के ऊपर। बहरहाल उनको वो क्या कहते हैं, विजुअल मेटेरोलॉजिकल कंडीशंस, तो उनको अवॉइड किया, और वीएमसी बेसिकली उसको एविएटर्स जो हैं वीएमसी कहते हैं, विजुअल मेटेरोलॉजिकल कंडीशंस जो हैं वो उसके अंदर होना चाहिए, लेकिन बहरहाल इसको रात को दे दी गई। अब देखें इसमें 2-3 चीज़ें हैं, इसमें ऑल्टीट्यूड इंडिकेटर्स जो है ना वो परफेक्ट होने चाहिए, इसका पे ऑल्टरनेट जो चीज़ें हैं इसकी वो जैसे मैग्नेटिक कंपास वगैरह है, वो सही होना चाहिए। इस तरह वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर्स जो हैं वो फंक्शनिंग होने चाहिए इसके। फिर उसके बाद आप तब भी एमईएल के ऊपर उस वक़्त भी फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन रात को नहीं। बहरहाल जो मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले इसने शारजाह से टेक ऑफ किया। शारजाह ने फ़ौरन इसको दुबई के एयर कंट्रोल को दे दिया। दुबई एयर कंट्रोल ने फ़ौरन इसको यूएई एयर स्पेस को दे दिया। यूएई एयर स्पेस ने इसको मस्कत के हवाले कर दिया। सर मस्कत ने इसको क्या किया कि पाकिस्तान एयर स्पेस को दे दिया। अब पाकिस्तान एयर स्पेस में देने का मतलब है कि जब जहाज़ आता है एयर स्पेस के अंदर, तो पहले उसको मसलन अगर मैं अपना जहाज़ उड़ा रहा हूँ, तो मेरे जहाज़ का नंबर है APBDL, तो मुझे बताना पड़ेगा उसकी लैंग्वेज में कि अल्फ़ा पापा ब्रावो डेल्टा लीमा, ये मेरा स्कॉक नंबर है। लेट्स से 1 2 3 4 है स्कॉक नंबर। एल्टीट्यूड मेरा 25,000 है, तो मैं कहूँगा 250 है। हेडिंग जो भी डायरेक्शन है 030, वेस्ट है, ईस्ट है, साउथ जो भी है, वो मैंने उसको हेडिंग बता दी अपनी। अब वो मुझे उसको रडार के ब्लिप पे देखेगा, वो उसको आइडेंटिफ़ाई करेगा, कहेगा ब्रावो डेल्टा लीमा, यू आर आइडेंटिफाइड, कंटिन्यू। अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ वहाँ पे। अब क्या होता है कि ये स्कॉक वगैरह जो होता है, ये आपकी पोज़ीशन वगैरह ये सब कुछ दे रहा होता है। जब आप कराची आ रहे हैं वहाँ अरेबियन सी से, तो पहले आप गवादर क्रॉस करते हैं, पसनी क्रॉस करते हैं, फिर औरमारा क्रॉस करते हैं, और ये तकरीबन औरमारा के करीब 150 नॉटिकल माइल पे इस जहाज़ ने एटीसी को अप्रोच किया और उसने कहा कि जी मुझे मेरी हेडिंग बताएँ। ये इसकी पहली कॉल थी। उसने कहा जी मुझे कोई नेविगेशन इश्यू हो रही है। अब एक पायलट्स का कोर्स होता है जिसे कहते हैं सीआरएम, क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट। उसमें बड़ा क्लियरली इनको इंस्ट्रक्ट किया होता है कि यार आपने कैसे इन्फॉर्म करना है, कि मैं चलते उसको ये तो नहीं कह सकता ना एयर ट्रैफिक को कि भाई मेरा पेट खराब हो रहा है, तो उसकी वजह से मैं हिल रहा हूँ और मेरा जहाज भी डोल रहा है, ये कोई बात है? आप उसको एक प्रिसाइज प्रॉब्लम बताते हैं और प्रिसाइज करके आप उसको चीजें बताते हैं 1 2 3 करके कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। उसने सिर्फ कह दिया नेविगेशन इशू हो रहा है। अब नेविगेशन इशू कैन बी 100 थिंग्स। कोई एक चीज तो है नहीं वहां पे, एयर ट्रैफिक वाला उसको बेचारा क्या कहेगा। बहरहाल क्या कहते हैं,
वो कह देता कि यार स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा, मेरा एल्टीट्यूड काम नहीं कर रहा, जो भी उसकी स्पेसिफिक चीज़ थी वो उसको बताना चाहिए था। लेकिन ऑब्वियसली ये अब ये नहीं पता कि ये फॉल्ट कब से है, क्योंकि उसने ये भी नहीं उसको बताया कि यार ये फॉल्ट अभी मुझे शुरू हुई है, 5 मिनट पहले शुरू हुई है, ये आधे घंटे से हो रही है, ये कब से हो रही है। कि हम इसको खुद से कर रहे थे, ट्वीकिंग कर रहे थे, ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हुआ। और लेकिन उसने कोई उसकी क्लैरिटी नहीं है उसकी कम्युनिकेशन में एटीसी के साथ, व्हिच इज़ अ सीरियस क्वेश्चन मार्क ऑन द क्वालिटी ऑफ द सीआरएम दैट वाज़ डन। मैंने आपको बताया पहले कि जहाज़ जब उड़ा तो एक आईआरएस के साथ उड़ा था। अब मैं अज़्यूम कर रहा हूँ इस वक़्त कि उसका दूसरा आईआरएस जो है, वो पहला जो था वो तो सीएफ हो गया था, कैरी फॉरवर्ड हो गया था इंजीनियर्स ने जो किया था। अब जब सेकंड आईआरएस जो है वो चला जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि प्लेन अपना ऑटो पायलट खो देता है। ऑटो पायलट जो है ना, अब पायलट को खुद कंट्रोल करना है, मैन्युअली इसको कंट्रोल करना है। और अब फ्लाइट के अंदर, फ्लाइट डेक के अंदर आप समझो उस वक़्त केओस होता है। जब आईआरएस उड़ता है तो और ऑटो पायलट लॉग ऑफ होता है, तो वो क्या कहते हैं कि देयर इज़ नो पीडीएफ वहाँ पे। वो पीडीएफ जो है उसपे सारे इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेशंस होती हैं, वो दे स्टार्ट एक्टिंग फनी, भन डन डन डन, वो आप सारे जो घड़ियाँ लगी हुई हैं आप समझें बीच में, वो घूमना शुरू हो जाएँगी। वो इधर-इधर, उधर-उधर, उधर, और फिर वो कभी उसको कहेगा कि तो ऊपर जाओ, तो फिर कहेगा नीचे आओ, तो फिर कहेगा राइट दाएँ मुड़ जाओ, बाएँ मुड़ जाओ। वो उसको अजीब-अजीब इंस्ट्रक्शंस देना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आईआरएस आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है ना, जैसे हेडिंग हो गई, आपकी पोज़ीशन हो गई, स्पीड हो गई, ग्राउंड स्पीड हो गई, अब वो सारा एलिमिनेट हो गया आपके पास। अब जो कुछ करना है आपको मैन्युअली करना है, और आप ये देखिए आप रात को फ्लाई कर रही हैं। आपका विज़ुअल कोई नहीं है। आप अरेबियन सी के ऊपर हैं। आपको किसी ने क्लीयरेंस दे दी है पहले उड़ने की रात को एक एमईएल के ऊपर। एक आईआरएस आपका खराब है उस वक़्त, दूसरा आईआरएस जो है अब वो कॉन्क ऑफ हो गया। अब आपको होराइज़न भी नहीं पता चल रहा, अब आप जो है किस्मत के रहमो-करम पे, थपेड़ों पे वहाँ पे फिर रही हैं। सबसे पहले आप इसको एविएट करते हैं, उसका क्या तरीका है कि आप इसको 30 सेकंड तक बिल्कुल स्ट्रेट फ्लाई करते हैं। और जो आपकी अकल के मुताबिक होता है। आप उससे भी गलती कर सकते हैं, लेकिन आप स्ट्रेट फ्लाई करते हो और एक मैग्नेटिक स्ट्रिप जो है उसको हेडिंग जो है, उसको आप अपने स्क्रैच पैड पे डालते हैं दोबारा। ये वही स्क्रैच पैड है जिस पे आपने पहले अपनी हेडिंग्स वगैरह सब कुछ डाली थी ना, और यानी एफएमसी बेसिकली वो आप उसमें फ्लाइंग ताकि प्लेन आपका स्ट्रेट फ्लाई करे। आई थिंक यहाँ पे गलती होना शुरू हो गई थी। पायलट से यहाँ पे जहाज़ जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। और एवी आप पहले उसको एविएट करते हैं, फिर नेविगेट करते हैं, फिर आप उससे कम्युनिकेट करते हैं। ये तीनों चीज़ें जो हैं यहाँ पे, ये एलिमेंट्स मिसिंग है। और वो आईआरएस की जो फॉल्टी इंस्ट्रक्शंस थी, उनको फॉलो करते रहे। उसने कहा पहले ऊपर ले जाओ, ऊपर ले गए, उन्होंने कहा नीचे ले आओ, नीचे ले गए, फिर ऊपर ले जाओ, फिर उसको साइड पे ले जाओ, उसके बाद वो स्पिन हुआ, यानी उसका विंग एक डाउन हुआ और उसके बाद जहाज़ स्टॉल कर गया और फिर स्पिन में चला गया। और जब जहाज़ स्पिन करता है ना, तो ये बिल्कुल आसमान से ऐसे गिरता है जैसे आप समझे एक बड़ा पत्थर। ये उसी तरह से ये नीचे गिरता है। और पायलट का क्योंकि होराइज़न जो था, वो लॉस्ट हो गया था। वो उसको समझ नहीं आ रही थी। और अब हम लोग जो मर्ज़ी कहें कि जी उनकी किस्मत थी, उनके नसीब, लेकिन फैक्ट है कि उनकी ट्रेनिंग फ़ॉल्टी थी। दे वर नॉट फुली ट्रेन्ड। उनका जहाज़ फ़ॉल्टी था, उसके इंस्ट्रूमेंट्स फ़ॉल्टी थे, एंड दैट प्लेन वाज़ अलाउड टू फ्लाई एट अ टाइम ऑन एमईएल व्हेन इट शुड नॉट हैव बीन अलाउड। और जो उसका रूट था वो भी उसके ऊपर डिसअलाउ हो जाना चाहिए था। पायलट्स की जो ट्रेनिंग हम देख रहे हैं, ऑब्वियसली सीआरएम जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं यहाँ पे। और जब आईआरएस फेल होता है तो आप क्या करते हैं? आप देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होते हैं, आप चेकलिस्ट निकालते हैं पहले। आप खुद से नहीं कोई काम कर सकते कि मैं इसको पकड़ के सीधा कर रहा हूँ, मोटरसाइकिल नहीं है इधर-उधर मैं यूँ कर रहा हूँ। आप पहले उसको पिच करते हैं, रोल करते हैं, उसको हेडिंग डेटा डालते हैं अपनी पीएफडी पे, आपको जो प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले जो है। और क्योंकि आपका फ्लाइट बार तो डिसअपीयर हो गया होता है। वो तो आपका खत्म हो गया होता है ना, जो आपको बता रहा होता है इधर जाना है, उधर जाना है, ये करना है, वो करना है, वो तो आईआरएस के साथ निकल गया आपका। जब ऑटो पायलट भी निकला तो वो भी निकल गया।
आप उसको नैव मोड में लेके आते हैं, नैव मोड से आप उसको एल्टीट्यूड मोड पे करते हैं। ऑल ऑफ दिस इज़ डन बाय पायलट मॉनिटरिंग। अब पायलट मॉनिटरिंग कौन है? पायलट मॉनिटरिंग है जो फ्लाई नहीं कर रहा। इस केस में वो फर्स्ट ऑफिसर है जो राइट पे बैठे हैं, जतोई साहब मरून। अब वो बड़े यंग पायलट थे। जो लेफ्ट पे बैठे हैं, जो कैप्टन है, वो रिटायर्ड एयरफोर्स के हैं और उसके बाद वो शाहीन में भी फ्लाई करते रहे। तो ऑब्वियसली ही हैड आई मीन सीरियस ट्रेनिंग, उनके ऊपर तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जहाज़ 2 पायलट्स उड़ाते हैं। अब जो राइट वाले पायलट हैं, वो पहले सीरीन एयरलाइन के अंदर उनकी एंट्री उड़ गई। फिर उन्होंने एक और एयरलाइन में अप्लाई किया, उसमें भी उड़ गई। उनके वालिद मोहतरम जो हैं, वो इसी कंपनी में फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हैं या पता नहीं ऑपरेशंस डायरेक्टर समथिंग लाइक दैट, वो ओहदेदार हैं फ्लाइंग से मुतल्लिक। अपने बेटे को उन्होंने उसमें कर दिया एंड ही वाज नॉट प्रॉपर्ली ट्रेन्ड। वो फेल हो गया था पहले एंट्री टेस्ट वगैरह में अपने सारा कुछ। सरीन का रिकॉर्ड उठा के देख लें कि उन्होंने क्या-क्या रिमार्क्स दिए थे उसके ऊपर। अब जब कैप्टन बिज़ी है उसको फिज़िकली कुछ चीज़ों को एंगेज करने के लिए, तो ये जो सारी चीज़ें जो करने की हैं आगे की, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो पायलट अब जिसे कहते हैं फारिग पायलट जो है ना, फ्री पायलट, वो करेगा। ये उसका काम है। वो अगर राइट पे बैठा है तो राइट वाला करेगा, अगर वो लेफ्ट वाला है उस वक़्त तो वो लेफ्ट को। हो सकता है कि फर्स्ट ऑफिसर भी फ्लाई कर रहे होते हैं, तो फिर कैप्टन जो है वो रिवर्स में वो रोल कर रहा होता है। कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन इसमें हमें पता है कि वो ये एक भाई साहब कर रहे थे एंड ही फेल्ड टू डू दैट और एक बड़ा इल फेटेड क्रैश हो गया और जिसकी ज़रूरत नहीं थी। 5 जानें ज़ाया भी हो गई इसमें। लेकिन इसमें सिविल एविएशन वाले भी ज़िम्मेदार हैं। अब मैंने अगेन कहा, मुझे नहीं पता यूएई वाले हैं, पाकिस्तान वाले हैं, दोनों हैं। इसमें ये जो एविएशन कंपनी, ये तो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार है। इसमें पायलट ट्रेनिंग भी ज़िम्मेदार है और टेक्निकली आपको बताऊँ, अगर कोई इस बात को समराइज़ करेगा, तो के-2 737 बोइंग ये जो क्रैश हुआ, ये टोटल पायलट एरर है। यहाँ पे आज आपको बता रहा हूँ, ये पायलट एरर है। इसलिए नहीं कि पायलट चले गए, इसलिए कि ये वो चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ एयरलाइन पायलट्स जो हैं, दे आर वेरी वेल इक्विप्ड टू हैंडल दीज़ थिंग्स। ये कोई ऐसी क़यामत नहीं है। आई मीन दे नो हाउ टू हैंडल दीज़ थिंग्स। पहले तो वो उड़ाते ही ना एक आईआरएस पे, वो इनकार कर देते, वो उनको नौकरी से कोई निकाल नहीं सकता था इस बात पे। वो प्रोफेशनल होते हैं, वो दे वुड हैव टेकन अ स्टैंड। ये पीआईए में बहुत इश्यूज़ रहे जब लोग पीआईए के पायलट्स को ब्लेम करते थे कि जी ये जान के मैनेजमेंट को तंग कर रहे हैं, उड़ा नहीं रहे, तनख्वाह बढ़ाना चाह रहे हैं। एक्चुअली वो एमईएल के ऊपर रेज़िस्ट करते थे, सारे के सारे पायलट्स जो हैं। वो कहते थे मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट पे बेस तक हम ले आएँगे, बेस से बाहर मत लेके जाओ एमईएल पे, यही लड़ाई होती थी उस वक़्त। अब उस लड़ाई ना होने का नतीजा जो है वो 5 कीमती जानों के ज़िया में है। फैसला आप करें, कमेंट्स में मुझे अपनी राय दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।